Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying macroeconomics. Today we are starting with a very new chapter, that is chapter number 4 of your macroeconomics, determination of income and employment. बहुत important chapter है ये, बहुत important topic है. इसमें हम बहुत सारे ऐसे components पढ़ते हैं जो हमारे लिए बहुत use आते हैं. Like what is aggregate demand, aggregate supply, consumption function, investment function, saving function, सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं. This is the first part of the chapter and in this part we will understand what is aggregate demand and what is aggregate supply. So let's get started. Okay. जब मैं आपको माइक्रो बता रही थी तो माइक्रो में हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था और मैंने आपको बोला था जब हम इसी डिमांड के कॉन्सेप्ट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हम उसको डिमांड की जगह एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं. राइट, एग्जैक्टली लाइक दैट. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वही कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगी तो वो कौन सा सप्लाई बन जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा. अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? जब हम यहाँ डिमांड की बात करते हैं तो हम किसी इंडिविजुअल की डिमांड की बात करते हैं और अगर हम मार्केट डिमांड की भी बात कर रहे हैं तो हम एक गुड की पूरी मार्केट डिमांड की बात करते हैं. एग्रीगेट डिमांड ऑन द अदर हैंड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि आपकी पूरी इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स हैं, जितनी भी फाइनल सर्विसेज हैं, उनकी टोटल डिमांड क्या है. सो एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ all the final goods and services which all sectors are willing to purchase at various price level during one accounting year. एक साल के अंदर आपके कंट्री में जितने भी फिनिश्ड गुड्स हैं, जितनी भी फिनिश्ड सर्विसेज हैं, उसके प्राइस में कितने लोग उसको खरीदने के लिए और एक्सपेंडिचर उस पर करने के लिए तैयार है, वो आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है. इज इट वेरी क्लियर? एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है सारे सेक्टर्स में. आप हर सेक्टर को मिला के जो टोटल कंट्री में एक साल के अंदर एक्सपेंडिचर करते हो, दैट इज योर एग्रीगेट डिमांड. अब आप एक्सपेंडिचर किस किस चीज में पढ़ते हो ये अपन लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं कंजम्पशन में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट में और एक्सपोर्ट्स की डिमांड में, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, जब हम अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को डिफरेंस कर देते हैं. हमारे ये 4 मेजर क्या हैं? एक्सपेंडिचर्स हैं. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है. हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मतलब हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी चीज़ें हम अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए लेते हैं, हम जो भी बेसिकली कंज्यूम करते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन. ये एक हाउस होल्ड और डोमेस्टिक लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है. नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? जो कि गवर्नमेंट करती है अपनी किस चीज़ के लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए जो एक्सपेंडिचर करती है. इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन से बेसिस चीज़ें, लॉजिस्टिक्स बेटर करना, हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल नॉर्म्स को बेटर करना, वो सारे पे जितना भी एक्सपेंडिचर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. वो आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंडर. नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट कौन करता है? बिजनेस फर्म्स. सो ये एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपकी बिजनेस फर्म्स कर रही होती हैं. अगर बिजनेस फर्म्स कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उनका मोटिव तो बहुत क्लियर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है उनको. सो जब इन्वेस्टमेंट होता है, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है जो बेसिकली बिजनेस कर रहा हो या फिर आपका गवर्नमेंट कर रहा हो या आपके हाउस होल्ड कंजम्पशन में हो रहा हो, सारे काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आते हैं. इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ये होता है हमारा थर्ड एक्सपेंडिचर. फोर्थ एक्सपेंडिचर होता है नेट एक्सपोर्ट्स. ये ट्रेडिंग का है, आप समझ ही गए होंगे. यहाँ पे फॉरेन मार्केट मतलब ओपन मार्केट की, जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं. दीज आर द टोटल एक्सपेंडिचर. जब हम ये सारे एक्सपेंडिचर्स को साथ ले लेते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स, तो वो मेरा एग्रीगेट डिमांड बन जाता है. अब जस्ट टेल मी, ये जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा है ये बहुत ज़्यादा
बहुत ज्यादा दिखा हुआ फॉर्मूला नहीं है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस फॉर्मूला. वेयर डिड वी स्टडी दिस फॉर्मूला? वी स्टडीड दिस फॉर्मूला इन एक्सपेंडिचर मेथड. जब हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम का जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट हाउस होल्ड C प्लस G दैट इज गवर्नमेंट प्लस I प्लस XIM. इससे हम लोग क्या निकालते थे? इससे हम लोग अपनी GDP MP निकालते थे, जिसका मतलब क्या होता है कि इससे हम लोग अपना टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं. सो सेम फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड इज योर एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि यही अपनी टोटल एक्सपेंडिचर है और टोटल एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड. एम आई वेरी क्लियर? जो मैंने बोला इसको हम अपना एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, क्योंकि हम क्या हम सारे गुड्स और सर्विसेज का पूरा एक्सपेंडिचर ले रहे हैं. वही एक्सपेंडिचर तो हम जब लेते हैं जब हमको नेशनल इनकम डिराइव करनी होती है. एग्जैक्टली सेम. सो दैट्स इट. हमारे क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड के? फर्स्ट इज योर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, जिसमें अपने हाउस होल्ड्स और सब आते हैं. सेकेंड इज योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? G से डिनोट करते हैं. ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं. इसमें जितना भी मनी गवर्नमेंट लगाती है वो आता है. थर्ड इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम I से डिनोट करते हैं और बहुत बार K से भी डिनोट करते हैं. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है. ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम लोग गवर्नमेंट का जितना भी प्राइवेट कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर होता है वो भी ऐड करते हैं, जो भी इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर होता है वो भी ऐड करते हैं. तो ये किसी एक चीज पे नहीं है, इसलिए इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. फोर्थ इज योर नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. जब हम इन चारों चीजों को मिला देते हैं तो हमें हमारी एग्रीगेट डिमांड मिल जाती है. और अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो इससे हम लोगों को GDP MP मिलता है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मिलता है व्हेन वी हैड टू फाइंड नेशनल इनकम. सो अपना एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर की इक्वल हो गया. क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर. इतना पैसा लगा रहे हैं हम. सो योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू योर टोटल एक्सपेंडिचर. इज इट वेरी क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये सारे कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं. लेट्स गेट इनटू डिटेल्स. फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C. इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड्स. हाउस होल्ड्स मतलब सारे डोमेस्टिक यूजर्स लाइक अस एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस. NGOs, जितने भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के एक्सपेंडिचर्स और हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर्स, बेसिकली जो आप लोग कंज्यूम कर रहे हो उसका एक्सपेंडिचर. Serving households on all type of consumer goods except goods like houses. ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सारे गुड्स का कंजम्पशन यहाँ पे ऐड होता है. हाउस का नहीं होता है. क्यों? क्योंकि हाउस का जो एक्सपेंडिचर है वो किस में जाएगा? इन्वेस्टमेंट में जाएगा. हाउस इज योर इन्वेस्टमेंट मोर देन इट इज योर कंजम्पशन. Next is your government final consumption expenditure incurred by general government on various things like defense, law and order, education. जितने भी social norms like education, reforms, हर चीज में जो मनी लगता है वो सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं. गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर. इनका एम प्रॉफिट नहीं होता है. इनका एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. ओके, सो अपना मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर होता है. ओके, थर्ड इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ये आपका टोटल कैपिटल स्टॉक बताता है इकोनॉमी का, कि कितना पैसा है इकोनॉमी में, कितना कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी में, कितना मनी जमा होके इन्वेस्टेड होके रखा हुआ है आपकी इकोनॉमी में. जब भी हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं हम इसमें फिक्स्ड पढ़ते हैं और इन्वेंट्री पढ़ते हैं. इन्वेंट्री का मतलब होता है अपने अपने पास जो कैपिटल स्टॉक है उसमें क्या चेंज हुआ है, तो उस चेंज को अपन इन्वेंट्री बोलते हैं. तो वो चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. कि आपके पास जब खत्म हो रहा है तो कैपिटल स्टॉक क्या है, और जब शुरू किया था आपने मेजर करना तो कैपिटल स्टॉक क्या था. और यहाँ पे हम क्या क्या लेते हैं? यहाँ पे हम बिजनेस का इन्वेस्टमेंट लेते हैं, फर्म्स का, रेसिडेंशियल का मतलब किसका ले रहे हैं? हाउस होल्ड्स का, और उसके साथ साथ पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट. तो गवर्नमेंट, हम कंज्यूमर्स और जितनी भी बिजनेस फर्म्स है जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो तीनों कंपोनेंट्स को मिला के हमको क्या मिलता है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. और इन्वेंट्री एक्सचेंज में हमको क्या मिलता है? चेंज इन स्टॉक, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक माइनस
ओपनिंग स्टॉक, ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा है नेट एक्सपोर्ट्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में आप कितने एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, कितने इंपोर्ट्स कर रहे हो। लाइक अगर मेरे एक्सपोर्ट्स 100 करोड़ के हैं और मेरे इंपोर्ट्स 50 करोड़ के हैं, तो मेरा नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 दैट इज 50 करोड़। क्योंकि मैं अगर 100 दे रही हूँ तो मैं 50 तो इंपोर्ट भी कर रही हूँ ना, तो मेरे पास नेट एक्सपोर्ट्स कितने बचे, 50 करोड़। ये हुआ मेरा टोटल नेट एक्सपोर्ट्स। वेरी क्लियर। ये होते हैं टर्म्स हमारे एग्रीगेट डिमांड के। जब हम ये सारे टर्म्स पढ़ते हैं तो उसमें पहली चीज हम ये देखते हैं कि हम इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी ले रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्लोज्ड इकोनॉमी ले रहे हो, अपना फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। एग्रीगेट डिमांड, हमारी एग्रीगेट डिमांड इसकी इक्वल होती है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी ले रहे हो, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में सिर्फ डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, कोई भी फॉरेन मार्केट्स इंक्लूडेड नहीं है। सो इस सिचुएशन में हम नेट एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को हटा देते हैं। इस पॉइंट पे हम ना गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स लेते हैं और ना ही नेट एक्सपोर्ट्स लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फॉरेन मार्केट से, फॉरेन ट्रांजैक्शन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो जब हम ओपन इकोनॉमी की बात नहीं करके क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स अगर आप 100 रुपये कंज्यूम कर रहे हो और 20 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल आपका एग्रीगेट डिमांड 120 हो जाएगा। तो क्या हुआ आपके एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसी फॉर्मूले से हम एग्रीगेट डिमांड को समझते हैं और एग्रीगेट डिमांड कर्व को भी समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको इनकम दिया हुआ है जो कि इंक्रीज हो रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ, 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ पे हमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड दिया है। फर्स्ट चीज आप ये नोटिस करो, इनकम कितनी है यहाँ हमारी, 0। वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, बट 0 इनकम पे भी हमारा कंजम्पशन कितना है, 40। हमारी इनकम डेफिनेटली 0 है, बट उस पे भी क्या कर रहे हैं हम, 40 का कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम हो या ना हो, आपकी नेसेसिटी, आपकी इनकम हो या ना हो, आपकी नेसेसिटी गुड्स, आपको जो चाहिए, जो नेसेसिटी एग्जिस्टेंस के लिए, आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए, वो कंजम्पशन रहेगा। सो इवन ऑन 0 इनकम वी हैव कंजम्पशन। कंजम्पशन इज नेवर 0। कंजम्पशन इज नेवर 0। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे अपना कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। 120 से 200 हो गया, 200 से 280 हो गया, फिर 360 हो गया। कंजम्पशन केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। तो हमने कंजम्पशन के बारे में 2 चीजें क्या देखी, हमने देखी फर्स्ट दैट कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। कंजम्पशन कभी किसी पॉइंट में 0 नहीं होता। सेकेंड, हमने देखा कि विद इंक्रीज इन आवर इनकम कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, कि कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है। कोई डाउट? ये थी कंजम्पशन की टेबल। अब आप इन्वेस्टमेंट देखो, हमने हर जगह 20 इन्वेस्टमेंट लिया है। हमारे इन्वेस्टमेंट में हमारी इनकम से कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये वो बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो हम एज अ कंज्यूमर करेंगे ही, नो मैटर हमारे पास हमारी इनकम है या हमारे पास इनकम नहीं है, हमारी इनकम कितनी बढ़ रही है, ये वाला इन्वेस्टमेंट हमारा सेम रहेगा, राइट। तो ये होता है। तो हमने इन्वेस्टमेंट का क्या पढ़ा, हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसमें ये इंडिपेंडेंट है, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ योर नेशनल इनकम। वेरी क्लियर। अब यहाँ पे देखो, हमने जब ये कर लिया, इसके ग्राफ में क्या होगा, मैंने यहाँ पे 40 स्टार्ट किया है 0 इनकम में, मतलब कंजम्पशन का ग्राफ ओरिजिन से तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो 40 पे है। तो मैंने यहाँ पे, ये रही मेरी इनकम जो मैंने एक्स एक्सिस पे ली है, ये रहा मेरा एग्रीगेट डिमांड जो मैंने वाई एक्सिस पे लिया है। मेरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 20 है, तो ये जो है ये मेरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो चेंज नहीं होगी। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि 20 है, उसमें तो इनकम के साथ चेंज होके कोई चेंज नहीं आ रहा है, चाहे इनकम आपकी कुछ हो जाए। अगर आपकी इनकम ये होगी तो भी 20 है, ये होगी तो भी 20 है, ये होगी तो भी 20 ही है। तो ये क्या हो गई अपनी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब
जितना मेरा कंजम्पशन था वो 40 से स्टार्ट हुआ था। इनकम मेरी 0 थी पर मेरा कंजम्पशन क्या था? 0 नहीं था। तो ये एस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, 0 से नहीं स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। और मैंने बताया कि अपना कंजम्पशन क्या हो रहा था? इंक्रीज होता जा रहा था। तो ये कंजम्पशन केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। तो मुझे कंजम्पशन कर्व के बारे में क्या पता चला कि ये तो एक तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव है नेचर में। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि अगर अपनी इनकम बढ़ेगी तो अपना कंजम्पशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब मुझे बताओ एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये आपका कंजम्पशन है, अब इसमें ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो टी पॉइंट आ गया ये हो गया अपना एग्रीगेट डिमांड। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स होंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व के जो कि कंजम्पशन कर्व के थे। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, दिस पार्ट, ये किसकी इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि हमने इस कंजम्पशन में सिर्फ वही 20 तो ऐड किया है, वही इन्वेस्टमेंट ऐड किया है और हमको क्या मिल गया? एग्रीगेट डिमांड मिल गया। इज इट वेरी क्लियर? तो हमने क्या क्या चीजें देख ली? वी सॉ कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। किस चीज में? क्लोज्ड इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी में हम नेट एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं लेते हैं, तो अपना क्या हो जाता है? एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0। 0 इनकम में भी अपना कंजम्पशन क्या है? पॉजिटिव है। दैट मीन्स कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। एनी डाउट? कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। कंजम्पशन का कर्व कैसा था? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व था। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कर्व था। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर इनकम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर इनकम, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। इज इट वेरी क्लियर? एग्रीगेट डिमांड कर्व डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0। एग्रीगेट डिमांड कर्व 0 से क्यों नहीं स्टार्ट होता है? क्योंकि अपना कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता। सॉरी, हाँ, व्हाट डिड वी स्टडी कि हमारा कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता। और कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, राइट? अगर अपना कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अपनी एग्रीगेट डिमांड भी कभी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि तो कंजम्पशन के साथ इन्वेस्टमेंट मिलाती है, राइट? इसीलिए एग्रीगेट डिमांड कभी भी 0 नहीं होता है। ये हमेशा एक पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग का कर्व होता है। क्यों? बिकॉज एज आर इनकम इंक्रीजेज our consumption also increases। ये था एग्रीगेट डिमांड। एम आई वेरी क्लियर? हमने क्या क्या पढ़ा एग्रीगेट डिमांड में? कि एग्रीगेट डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर होता है जो हम सारे सेक्टर्स पे करते हैं, गुड्स और सर्विसेज पे, जिसके अंदर कंजम्पशन सेक्टर आता है, गवर्नमेंट सेक्टर आता है, टोटल इन्वेस्टमेंट आते हैं और नेट एक्सपोर्ट्स आता है। बट हम एग्रीगेट डिमांड एक क्लोज इकोनॉमी में स्टडी करते हैं, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू योर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। बाकी के फैक्टर्स हट जाते हैं। इन्वेस्टमेंट हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है। दैट मीन्स दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर इनकम। इनकम में चेंज होने से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पर कंजम्पशन 0 कभी नहीं हो सकता है। आपकी इनकम भले ही 0 हो, आपका कंजम्पशन तो होगा। इसीलिए कंजम्पशन का कर्व कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता है और ना ही एग्रीगेट डिमांड का कर्व। दोनों के कर्व काफी सिमिलर होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा इन्वेस्टमेंट ही होता है। वो एक अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट कर्व होते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहने वाले। और हमारी इनकम इंक्रीज होने के साथ हमारी कंजम्पशन हमेशा इंक्रीज होती है। Am I very clear with what is aggregate demand? Moving forward, we will understand what is aggregate supply. Very important topic, aggregate supply. एग्रीगेट सप्लाई मनी वैल्यू की बात करती है। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड में हम गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर देख रहे थे, एग्रीगेट सप्लाई में हम मनी वैल्यू देखते हैं। मनी वैल्यू किस चीज़ पे देखते हैं? हम ये मनी वैल्यू देखते हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे। जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री में 1 ईयर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सब की मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। कहीं से भी ये डेफिनेशन बहुत सुनी सुनी लग रही है,
the total monetary value of all goods and services produced in a country in the period of 1 year is your aggregate supply. ये सेम डेफिनेशन होती है अपने नेशनल इनकम की. याद करो, व्हेन वी स्टडीड नेशनल इनकम हमने क्या पढ़ा था? नेशनल इनकम क्या होता है? National income is the money value of all goods and services that are produced within the domestic territory of a country for 1 year. सेम चीज होती है एग्रीगेट सप्लाई. सो हमने क्या देखा? वी अंडरस्टूड दैट योर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू योर नेशनल इनकम, जिसको हम NNPFC भी बोलते हैं. कोई डाउट? हमारा एग्रीगेट सप्लाई ही हमारी नेशनल इनकम होती है. गॉट इट? सो एग्रीगेट सप्लाई क्या हुआ? टोटल मनी वैल्यू of all the final goods and services which are producers through willing to supply, that means which are produced in an economy during one accounting year. एक साल में जितने भी finished goods और services है जो produce हो रहे हैं और supply हो रहे हैं अपने market में, उनकी money value को हम aggregate supply बोलते हैं. Aggregate supply is the national income. Your aggregate supply is equals to your national income. National income की भी सेम डेफिनेशन पढ़ी है हमने. अब आप मुझे बताओ एक चीज, हमने ये तो देख लिया कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई और इनकम सेम है. अब ये एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल्स टू योर कंजम्पशन एंड सेविंग्स. ये समझने के लिए मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ. आप ऐसे लो कि आपकी इनकम है, ठीक है, सपोज आपकी जो इनकम है वो 100 रुपीज है, ठीक है. या आप इससे ये कर सकते हो कि आप कुछ कंज्यूम कर लो, या आप ये कर सकते हो कि आप इस मनी को सेव कर लो. कोई तीसरा ऑप्शन है क्या आपके पास? नहीं. तो आप क्या करते हो? आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस 100 रुपीज में से 80 रुपीज का तो कंज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ खरीदने का मन था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई इनकम टू कम. तो मैंने 80 कर लिया और जो बाकी के 20 रुपीज बचे आप उसको क्या करोगे? आप बोलोगे कि इसको मैं सेव कर लेता हूँ. सो आपकी टोटल इनकम क्या हो गई? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. जब हमने ये पढ़ लिया कि इनकम हमारी कंजम्पशन, या आप कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, और हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारी इनकम हमारी टोटल एग्रीगेट सप्लाई होती है, तो इससे आपने क्या डिराइव कर लिया कि आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई होगी वो भी कंजम्पशन और सेविंग्स के इक्वल होगी. इज इट वेरी क्लियर कि ये कैसे आया? इनकम को आप या कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, राइट? अब आपको पता है कि आपकी जो इनकम है वही आपका एग्रीगेट सप्लाई है, तो इवेंचुअली वही एग्रीगेट सप्लाई आपका क्या हो गया? कंजम्पशन और सेविंग हो गया. ओके, अब इसको यहाँ पे समझते हैं. ये देखो, ये रही मेरी इनकम जो सेम प्राइस में इंक्रीज हो रही है. जीरो इनकम में हमारा कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है, कंजम्पशन इज नेवर जीरो, तो वो 40 ही है. अब यहाँ पे नोटिस करो, जब आपके पास इनकम नहीं आ रही है, आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, बट आप वो 40 कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके पास वो 40 रुपीज कहाँ से आ रहे हैं? आप अपनी सेविंग्स यूज कर रहे हो. एग्जैक्टली. आपके पास अगर कहीं से पैसे आ नहीं रहे हैं, कोई अर्निंग नहीं आ रही है, तो आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो? आपके पहले कमाए हुए पैसे से, आपकी सेविंग से. तो यहाँ जो जीरो इनकम में मेरी कंजम्पशन है, वो पैसा कहाँ से कम हो रहा है? मेरी सेविंग से कम हो रहा है. तो अपनी सेविंग इस सिचुएशन में क्या हो गई? -40. ये कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं, पर मैं 50 रुपए फिर भी खर्च कर रहा हूँ. वो 50 रुपए मैं अपनी सेविंग से निकाल रहा हूँ, तो सेविंग्स मेरे -50 जा रही हैं. सो ये मेरा सेविंग्स आ गया, सेविंग्स आपकी नेगेटिव हो गई. सिमिलरली यहाँ पे मेरी इनकम 200 है, जितना मैं कमा रहा हूँ उतना ही मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, तो इस सिचुएशन में मेरी कोई सेविंग्स हो ही नहीं रही हैं. मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं मैं पूरे लगा दे रही हूँ, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं हो रही हैं. तो इससे मुझे क्या क्या पता चला? कि सेविंग्स नेगेटिव भी हो सकती हैं और सेविंग्स क्या हो सकती हैं? जीरो भी हो सकती है. सेविंग्स दोनों चीजें हो सकती हैं. सेविंग्स नेगेटिव भी हो सकती है और सेविंग्स जीरो भी हो सकती है. वेरी क्लियर? कोई डाउट? उसके बाद देखो, इसके बाद हमारी सेविंग सिर्फ इंक्रीज ही हो रही है. तो इससे मुझे क्या पता चला? कि जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी, मेरी सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी. ऐसा क्यों?
इनकम के साथ अपना कंजम्पशन भी बढ़ता है, इनकम के साथ अपनी सेविंग्स भी बढ़ती है। अगर मैं 5000 रुपीज़ अर्न करती थी और अब मैं सडनली 15,000 रुपीज़ अर्न करने लगी हूँ, तो मैं अपना कंजम्पशन बढ़ा ज़रूर लूँगी, पर कितना बढ़ा लूँगी? इसमें से अगर मैं 1000 रुपए सेव करती थी, तो एनी चांस मैं अपना कंजम्पशन कितना भी बढ़ा लूँ, मैं इसमें से कम 4000 रुपए सेव करूँगी। तो देखो, कंजम्पशन बढ़ने के बाद भी क्या हुआ, मेरी सेविंग्स तो इवेंचुअली बढ़ ही रही हैं इनकम के साथ। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। ये पढ़ लिया हम लोगों ने इस ग्राफ में। अब इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं, तो क्या होगा? फर्स्ट तो इनकम अपन ने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि अपने सेविंग्स को 0 लिया है। बट अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ और सेविंग्स मेरी नेगेटिव जाती हैं, तो मेरी सेविंग्स यहाँ कहीं -40 भी आ सकती हैं, जो मैंने ग्राफ में देखा। इज़ इट वेरी क्लियर? ओके, जैसे-जैसे हमारा कंजम्पशन और सेविंग्स बढ़ रही हैं, इनकम के साथ बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे मेरी इनकम 400 हो गई, तो यहाँ पे मेरा कंजम्पशन और सेविंग्स भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे-जैसे इनकम बढ़ेगी, हमारी सेविंग्स भी बढ़ेंगी और हमारे कंजम्पशन भी बढ़ेंगे। जो अपनी इनकम होती है, उसको एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। यही अपनी नेशनल इनकम है और यही अपना एग्रीगेट सप्लाई है। वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। समझ आया क्या था ये? तो इसमें हमने क्या-क्या चीज़ें देखी कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, अपना कंजम्पशन और सेविंग्स का ऐड होता है। कंजम्पशन अपना कभी ज़ीरो नहीं होता है, दैट मीन्स कि अपनी सेविंग्स ज़ीरो भी हो सकती है और अपनी सेविंग्स नेगेटिव भी हो सकती है। एएस कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो और नेगेटिव। ज़ीरो से भी स्टार्ट हो सकता है और नेगेटिव से भी स्टार्ट हो सकता है। एएस कर्व इज़ पॉजिटिव अपवर्ड्स। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि अगर अपनी इनकम बढ़ेगी, तो अपना एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई सेम चीज़ है। तो ये क्या हो गया? एक पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व हो गया। वेरी क्लियर? ये क्या हो गया फिर? एक पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व हो गया। सो हमने क्या-क्या देखा? हमने देखा कि एक एग्रीगेट डिमांड होती है, एक एग्रीगेट सप्लाई होती है। इसमें हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इसमें हम लोग कंजम्पशन और सेविंग्स लेते हैं, क्यों? ये दोनों हम 2 सेक्टर्स में पढ़ रहे हैं। ये जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इससे हम अपनी एग्रीगेट डिमांड को डिराइव कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो क्यों ना हो। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उस पे तो इनकम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कौन से उसकी बात करते हैं? ऑटोनॉमस उसकी बात करते हैं। कोई डाउट? इसके बाद हमने देखा कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो हमारी नेशनल इनकम होती है, जिसमें हम या तो उसको कंज़्यूम करते हैं या सेव करते हैं। इनकम जैसे ही हमारी बढ़ती है, हम जो कंज़्यूम करते हैं वो भी बढ़ा लेते हैं और जो सेव करते हैं वो भी बढ़ा लेते हैं। सेविंग्स हमारी नेगेटिव होती हैं, क्यों? क्योंकि हम ज़ीरो इनकम पे भी पैसे कंज़्यूम कर रहे हैं और सेविंग्स हमारी ज़ीरो भी होती हैं कब? जब हमारा जो कंज़म्पशन होता है और इनकम होती है वो दोनों सेम हो जाती है। दोनों के जो कर्व्स होते हैं वो हमेशा एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। दोनों के अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होते हैं? क्योंकि इनकम के साथ दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये होता है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। तो हम लोगों ने क्या किया, जल्दी से रिवाइज करते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन 1 ईयर। आपकी सारे सेक्टर्स में आप जो भी मनी लगाने को विलिंग हो, वो होता है आपका एग्रीगेट डिमांड, जिसके अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, चारों चीजें आती हैं। जब हम 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हम इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व होता है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, कभी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है। एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग भी इसलिए होता है क्योंकि उसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे ही आप अपनी इनकम बढ़ाओगे, आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई इज द सेम थिंग। इट इज योर नेशनल इनकम। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन योर डोमेस्टिक टेरिटरी इन 1 ईयर। एग्रीगेट सप्लाई का भी यही मतलब होता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ रही है और आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों इसके कंपोनेंट्स होते हैं। सेविंग्स आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि कंजम्पशन आपका जीरो इनकम पे भी होता है इसीलिए। लेकिन दोनों ही कर्व, एएस कर्व हमेशा एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। उसका भी सेम रीजन होता है, इनकम के साथ आपके दोनों कंपोनेंट्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मूव टू द असेसमेंट्स एंड सी व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड टुडे।
Question number first, which of the following is not a determinant of aggregate demand curve? प्लीज ऐसे क्वेश्चंस में बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. नॉट वर्ड देखा करो, नॉट वर्ड देखा करो. नॉट इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड. नॉट का मतलब कौन सा नहीं है. आप लोग ये मत देखना, बहुत बार कंफ्यूजन में नॉट मिस हो जाता है. सो हमको क्या देखना है कि एग्रीगेट डिमांड का कौन सा नहीं है. कंज्यूमर स्पेंडिंग इज योर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, तो ये कॉम्पोनेंट है. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है क्या? नहीं, वो इनकम को डिफेंड करती है. इसमें क्या होगा? तो बी वुड बी योर आंसर. Government expenditure or demand of exports is your net exports. So your answer would be B. Technological progress is not a determinant of aggregate demand. Question number second. Aggregate demand curve slopes upwards. अपवर्ड क्यों करता है? क्योंकि इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ. तो नेगेटिव नहीं होता तो डाउनवर्ड नहीं करेगा. वर्टिकल क्यों नहीं करेगा? वाई एक्सेस पे एग्रीगेट डिमांड लेते हैं हम, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सेम इनकम पे आपकी एग्रीगेट डिमांड चेंज होती रहे. और हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कांस्टेंट नहीं होती है. योर आंसर वुड बी ए, अपवर्ड स्लोपिंग. क्वेश्चन नंबर थर्ड. एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग. सेम रीजन, पॉजिटिव रिलेशन होता है. नेगेटिव क्यों नहीं होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनकम अपनी बढ़ती है. हॉरिजॉन्टल भी नहीं होती है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा. सो आंसर वुड बी ए, अपवर्ड sloping. Okay, this was all for today. I hope you understood it. Thank you so much.